सो गाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नोबल गैसेस टुडे, है ना। तो अपन नोबल गैस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करते हैं। किस तरह से इस पे अपन क्वेश्चंस आते हैं और एग्जाम किस तरीके से अपन इस पे क्रैक कर सकते हैं ना। तो नोबल गैसेस की बात करें तो नोबल गैसेस में सबसे पहले क्या था कि कैवेंडिश ने सबसे पहले एयर की स्टडी करी थी, है ना। यदि आप लोग को याद हो तो छोटी क्लास में आपने पढ़ा हो, कैवेंडिश ने एयर की स्टडी करी, मतलब उसका एयर का कंपोजिशन क्या है वो पता लगाया। तो जब उन्होंने एयर का कंपोजिशन पता लगाया तो उन्होंने देखा कि एयर के अंदर O2 है और N2 है मेजरली, और ये माना गया कि रेस्ट ऑफ द गैस जो होंगी उसके अंदर वो क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी और वाटर वेपर होगा, है ना। ऐसा माना जाता था। पर इसको जो है स्टडी, जब एग्जैक्ट कंपोजिशन देखने के लिए इसको स्टडी किया गया, और इसको स्टडी किया था किसने लॉर्ड रेलिग ने, while वर्किंग ऑन द एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ द गैस। मतलब जब वो डेंसिटी एयर की सॉरी ले रहे थे, तब उन्होंने क्या किया, जब उसको स्टडी कर रहे थे एग्जैक्ट डेंसिटी ऑफ द गैस को, वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस को, तो उन्होंने देखा कि नाइट्रोजन जो था ना, नाइट्रोजन को दो अलग अलग सोर्सेज से उन्होंने ऑब्टेन किया। तो देखा कि नाइट्रोजन जब दो अलग अलग सोर्सेज से हम ऑब्टेन करते हैं, तो एक सोर्स से जो नाइट्रोजन होता है, जो एयर से नाइट्रोजन आता है, वो रिलेटिवली थोड़ा भारी होता है। और जो नाइट्रोजन हम रिएक्शन करके बनाते हैं किसकी ऑन एक नाइट्रोजन अपन ऑब्टेन करते थे बाय रिएक्शन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विथ NaNO2। अब यदि अमोनियम क्लोराइड NaNO2 के साथ बेटा रिएक्ट कर जाएगा तो यू नो दैट कि क्या बना देगा, NaCl बन जाएगा एक तरफ, अमोनियम नाइट्राइट बन जाएगा। और अमोनियम नाइट्राइट आपको पता है कि यदि इसको हीट किया जाए तो H2O बाहर निकल जाता है, तो 2 मोल H2O बाहर निकल जाएगा और N2 बन जाएगा। करेक्ट है बेटा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ काफी स्टेबल बॉन्ड बनाता है, तो जैसे ही आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे इनके सारे बॉन्ड हिल जाएंगे और नई कंडीशन में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड कर जाएगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करके H2O बन के यहाँ से उड़ जाएगा, और N2 भी ऑफकोर्स उड़ जाएगा, है ना। तो देखा जाए तो इस मेथड से जो N2 प्राप्त होता था, वाटर वेपर को सेपरेट कर लेते हो, वाटर वेपर को सेपरेट करना आसान बात है। तो N2 जो उन्होंने प्राप्त किया, उस N2 को देखा, वो N2 थोड़ा सा हल्का था, क्योंकि एयर से नहीं आया था। ये किससे आया था, ये आया था ऑन रिएक्शन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइट सोडियम नाइट्राइट। तो हमें मिला था अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइट से हमें प्योर N2 मिल रहा था। H2O को अपन ने किसी मेथड के द्वारा सेपरेट आउट कर लिया होगा। तो ये N2 जो था वो हल्का था, लेकिन जो एयर से आ रहा था वो रिलेटिवली भारी था। अब आप इस बात को थोड़ा, आपका दिमाग इस बात के लिए चमक रहा होगा वो भारी क्यों रहा होगा, क्योंकि उसके अंदर जो है वो नोबल गैस प्रेजेंट होगी। भाई जो रिएक्टिव गैसेस है उनको तो तुमने किसी मेथड द्वारा सेपरेट कर लिया, लेकिन हमें तो ये नहीं पता ना कि ये जो गैस है वो दिखती तो है नहीं, ना नाइट्रोजन दिखती है ना नोबल गैस दिखती है। कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस गैसेस होती हैं सब, है ना। तो हमें तो यही लग रहा है कि नाइट्रोजन है वहां पे, लेकिन एक्चुअली नाइट्रोजन नहीं रही होगी वहां पे, कुछ अमाउंट में नोबल गैस रही होगी। तो जिसको हम नाइट्रोजन मान रहे थे वहां पे थोड़ी बहुत नोबल गैस रही होगी, और वो रिलेटिवली नाइट्रोजन से थोड़ी सी भारी थी मान लो। तो वो नाइट्रोजन से भारी थी, इसलिए हमें लग रहा है कि नाइट्रोजन भारी है, क्योंकि एवरेज वेट जो होगा वो थोड़ा सा ज्यादा आएगा। लेकिन एक्चुअली उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वेट किसका है, कुछ अमाउंट ऑफ वेट जो है वो नोबल गैस का था, ठीक है ना। अब क्या हुआ, इसके बाद में 1994 में रामसे और रेलिग ने इस बात की स्टडी करने की कोशिश की कि देखते हैं कि ये हेवियर नाइट्रोजन थी क्यों, इसकी स्टडी करते हैं। तो रामसे ने जो मेथड अपनाया, उसने कॉपर के साथ एयर को ट्रीट कर दिया। आपको पता है कॉपर के साथ जब एयर का ट्रीटमेंट होगा तो हाईयर टेम्परेचर करने पे कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्यूप्रिक ऑक्साइड बना देगा। तो यहाँ पर उसने क्या किया, क्यूप्रिक ऑक्साइड बना दिया। और मैग्नीशियम के साथ ट्रीट किया तो मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्राइट बना दिया। करेक्ट है बेटा। अब जो रेसिडुअल गैस बची उसमें क्या बचता, आज हमको पता है कि नोबल गैस होती है, तो जो भी रेसिडुअल बचा, जो भी रेसिडुअल गैस बची, वो रेसिडुअल गैस क्या करती, उसका हमने वेपर डेंसिटी ले लिया। तो उसका जो वेपर डेंसिटी लिया दैट वाज फाउंड टू बी 20, क्योंकि पूरा नाइट्रोजन मैग्नीशियम की मदद से रिमूव हो सकता है और पूरा ऑक्सीजन कॉपर की मदद से रिमूव हो सकता है। तो जो रेसिडुअल गैस बची उसकी वेपर डेंसिटी थी 20। अब रेलिग ने जो किया, मेथड अपनाया, उसमें उसने N2 और O2 की रिएक्शन करके NO बना दिया। आपको पता है N2 और O2 आपस में रिएक्ट करके NO बना सकता है, और NO ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO2 बना सकता है। इनकी रिएक्शन यदि NaOH के साथ की जाए तो NaNO2 और NaNO3 बन सकता है। इसका भी मैकेनिज्म अपन डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं, जो चैप्टर आएगा तो उसमें मैं बता दूंगा आपको किस तरीके से अपन इसको निकाल सकते हैं, मतलब ये प्रोडक्ट। तो NaNO2 बन गया प्लस H2O बन गया, ये सेपरेट हो गया। अब रेसिडुअल गैस बची, क्योंकि N2 और O2 तो एयर का मेन पार्ट था, वो तो पूरा रिएक्ट कर गया। तो अब
O2 बच गया, सॉरी, O2 N2 और O2 की रिएक्शन कराई, मतलब ऑक्सीजन के साथ N2 को रिएक्ट कराया, और जो बचा हुआ N2 जो भी रहा होगा उस N2 को उन्होंने क्या किया, पायरागैलोल के साथ में उन्होंने क्या किया, O2 को रिमूव कर दिया। तो जो वेपर डेंसिटी ऑफ रेसिडुअल गैस बची, क्योंकि N2 और O2 दोनों रिमूव हो गए, अब वेपर डेंसिटी ऑफ रेसिडुअल गैस जो बची, उसकी वेपर डेंसिटी भी जो देखी गई वो कितनी आई, 20 आई। उसकी वेपर डेंसिटी भी कितनी आई, 20 आई। तो अब चूंकि उसकी भी वेपर डेंसिटी 20 आई, तो अब ये स्टडी करने की कोशिश करी गई कि ये है क्या जिसकी वेपर डेंसिटी 20 आ रही है, क्योंकि ना तो ये ऑक्सीजन है ना तो ये नाइट्रोजन है, तो ये है क्या जिसकी वेपर डेंसिटी 20 आ रही है। ठीक है ना, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब देखिए इधर जो है मैंने लिख दिया है कि हीलियम जो है किस वर्ड से आया है। हीलियम जो होता है वो वर्ड आया है हीलियोस से, विच मीन्स सन। एक्चुअली सन के स्पेक्ट्रम में ही जो है हमें एक D3 लाइन मिली थी, और तब तक सोडियम के लिए हमें दो येलो लाइंस मिलती थी, D1 और D2, और ये थर्ड लाइन D3 येलो कलर की अपन को मिली थी सन के स्पेक्ट्रम में। तो उससे एक नई, वो किस गैस के कारण था, तो पता लगा कि वो एक गैस है जिसका नाम हीलियम है। हीलियम के कारण ये हमको देखने को मिला है। तो हीलियम जो है फ्रॉम ग्रीक वर्ड हीलियोस विच मीन्स सन, नियॉन फ्रॉम ग्रीक वर्ड नियोस विच मीन्स न्यू, ऑर्गन ग्रीक वर्ड आर्गोस विच मींस इनएक्टिव और लेजी। एक्चुअली जिस गैस के लिए वेपर डेंसिटी जो थी 20 आ रही थी, वो इन्हीं के लिए आ रही थी। मतलब मेन गैस तो मतलब आर्गन ही होती है ना, मतलब जो प्रेजेंट होती है, मेन गैस जो प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, आर्गन होती है ना। नोबल गैसेस में भी एटमॉस्फेयर के अंदर मेन गैस जो प्रेजेंट है वो तो आर्गन है, लगभग लगभग 1% के करीब होती है ना। तो इसी के कारण वेपर डेंसिटी आपकी 20 आ रही थी, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 40 के, सॉरी इसका एटॉमिक वेट जो है लगभग 40 के बराबर है। सो ग्रीक वर्ड आर्गस व्हिच मींस इनएक्टिव और लेजी। क्रिप्टॉन comes from Greek word kryptos, CRYPTOS, kryptos. It comes from Greek word kryptos which means hidden, and xenon comes from Greek word xenos which means stranger, and radon को एलिमेंट रेडियम के आधार पर नाम दिया गया। रेडॉन वाज कॉल्ड एज नाइट्रॉन फर्स्ट, क्योंकि वो लैटिन वर्ड नाइट्रोजन से आया था विच मींस शाइनिंग। इनका क्या इंपॉर्टेंस है देखा जाए तो ये एनसीईआरटी में ही नहीं दिया हुआ है ज्यादा, तो इसका इंपॉर्टेंस लेकिन फिर भी बनता है कि मैच दी फॉलोइंग में एक क्वेश्चन वो आपको दे सकता है, तो इसको एक बार आपको देख जरूर लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो, तो ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल पार्ट था। एक्चुअली हम हिस्टोरिकल पार्ट किसी चैप्टर में कभी नहीं पढ़ते, यहाँ इसलिए पढ़ते कि नोबल गैसेस की बहुत लेट डिस्कवरी हुई, और थोड़ा लॉजिकल डिस्कवरी है नोबल गैसेस की, थोड़ा लॉजिक तलाशने की जरूरत है कि नोबल गैसेस की डिस्कवरी एक्चुअली हुई कैसे। तो उसके लिए कभी कभी कोई क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है, इसलिए इसको एक बार पढ़ लेने में कोई बुराई नहीं है। ये ठीक ठीक इंपॉर्टेंस का टॉपिक है, हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस। ठीक बेटा, अब हम आते हैं मेन टॉपिक्स पे जो कि हमें एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो लेट अस फोकस ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके एक टॉपिक अपना चालू हो जाता है शुरू में, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले अपन देखें तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें नोबल गैस का। तो ये तो आप सबको पता है कि नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है NS2Np6 एक्सेप्ट फॉर हीलियम, जिसमें है 1s2। करेक्ट है बेटा। और हीलियम एक पी ब्लॉक एलिमेंट है जिसका आखिरी, मतलब नॉर्मली क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट कैसे डिटरमाइन होता है, आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में गया। तो हीलियम इसका एक एक्सेप्शन होता है, क्योंकि हीलियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होता है एस सबशेल में जाता है, लेकिन वो होता कौन सा है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। इसी प्रकार मैंने आप लोगों को पढ़ाते हुए जो है वो और भी एक एलिमेंट बताया था, थोरियम, यदि आपको याद होगा। थोरियम इज एफ ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन उसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ में
नहीं जाता है। तो ये दो एक्सेप्शन आपको टेबल में देखने को मिलते हैं, हीलियम है, थोरियम है, विच आर एक्सेप्शंस, जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन सबशेल में जिसमें जा रहा है वो एक्चुअली उस ब्लॉक के एलिमेंट नहीं है। हीलियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जा रहा है एंड हीलियम इज अ पार्ट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। इसी प्रकार थोरियम में भी हम देखेंगे कि आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उसका एफ सबशेल में नहीं जाता है बल्कि डी सबशेल में जाता है, बट स्टिल इट इज बीन कैटेगराइज्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज मिलती हैं। खैर, ये पीरियोडिसिटी का पार्ट है। अब इसके बाद में अपन ने क्या लिख लिया, अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, पहला पार्ट खत्म हो गया। दूसरा पार्ट एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियाई जो इनका होगा वो डाउन द ग्रुप ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। सो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और ये बात तो कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, सबको ये बात पता रहती है कि इनका एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज होगा। और ये बात लेकिन आपको पता है कि जितना बड़ा इंक्रीज सेकंड और थर्ड पीरियड के बीच होता है उतना बड़ा इंक्रीज फिर कभी नहीं होता है। तो जो भी गैप आएगा रेडियाई में वो हम पूरे पी ब्लॉक और एस ब्लॉक पे देखते आए, देयर आर एक्सेप्शंस, लेकिन नॉर्मली हम ये देखते हैं कि जनरली सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के बीच में सबसे बड़ा परसेंटेज वाइज गैप हमको दिखाई देता है एज फार एज द रेडियाई इज कंसर्न। यदि इसके भी रेडियाई देखो तो 120 पीएम, उसके बाद में 160 पीएम, 190 पीएम, है ना, फिर 200 पीएम, 220 पीएम, ऐसे करके रेडियाई है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है फैक्चुअल डाटा को, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ ये बात। तो 140 पहला वाला, 120 पहला वाला था, उसके बाद वो 160 हो गया, तो 40 का गैप आया, 40 पीएम का। और ये गैप कभी भी आपको दोबारा दिखाई नहीं देगा। इसके बाद 190 में 200, 220 है, तो सबसे बड़ा गैप जो दिखाई देगा हीलियम और नियॉन के बीच में दिखाई देगा साइज का। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, ये बात मैंने आपको कई बार बताई है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में अंतर जो सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में आता है वो अंतर उसके बाद में हमें देखने को नहीं मिलता है। एक्सेप्शंस में भी देयर, लेकिन जनरल ट्रेंड यही है। आयोनाइजेशन एनर्जी, अब यू नो दैट के डाउन द ग्रुप जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। सो ऑब्वियसली हीलियम ग्रेटर देन नियॉन ग्रेटर देन आर्गन ग्रेटर देन क्रिप्टॉन ग्रेटर देन ज़ेनॉन, ठीक है ना। और ग्रेटर देन रेडॉन भी हम कह सकते, ग्रेटर देन ज़ेनॉन, ग्रेटर देन रेडॉन ऑफ कोर्स, देयर इज नो एक्सेप्शन एज सच, ग्रेटर देन रेडॉन। तो ये जो है इसका आयनाइजेशन एनर्जी गिरता जाएगा। एक आश्चर्यजनक फैक्ट मैं आपको बताऊं, ज़ेनॉन का आईपी जो होता है, ज़ेनॉन का जो आईपी है वो यदि यहाँ पे लिख दूं मैं तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, हाइड्रोजन फ्लोरीन ज़ेनॉन। ये मतलब एक फैक्चुअल बात हो गई कि फ्लोरीन का आईपी हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, ज़ेनॉन से ज्यादा होता है। एक्चुअली क्लोरीन का आईपी यदि देखा जाए तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका आईपी हाइड्रोजन से कम होता है यदि देखा जाए तो। आईपी वैल्यू की बात अपन कर रहे हैं, तो फ्लोरीन ग्रेटर देन हाइड्रोजन ग्रेटर देन ज़ेनॉन बहुत ज्यादा काम की बात नहीं है ऐसे, जिसको मैं हटा ही देता हूँ। कोई इतना फैक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में कभी पूछता नहीं है। खैर, सो आयनाइजेशन एनर्जी इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, नो प्रॉब्लम इन दैट केस। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब पीरियोडिसिटी में हम लोग पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं। इसके बाद में बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करते हैं, है ना। ये इंटरेस्टिंग ट्रेंड है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। क्या? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो आपको पता है कि ये जब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो इनका डेल्टा एच ईजी जो होता है वो सबका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। डेल्टा एच ईजी क्या होता है, सबका पॉजिटिव होता है। तो यदि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करूं तो इसकी वैल्यूज आती हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन। तो ये आ जाता है 48, और इस तरीके से जो है वैल्यूज चलेगी 48 किलो जूल पर मोल, 116, देन 96। उसके बाद में देखा जाए डाटा याद नहीं करना बेटा, है ना, डाटा याद नहीं करना है आपको। फिर 96 आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा 77, और आखिरी में जो है रेडॉन के केस में इट इज 68। रेडॉन के केस में इट इज 68, करेक्ट है। और ये सब वैल्यूज पॉजिटिव है, तो जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही कम होगी। यदि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको इतनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ रही है हीलियम को इलेक्ट्रॉन दिलाने में, किलो जूल पर मोल।
मतलब आपको हीलियम को यदि इलेक्ट्रॉन दिलाना है तो उसके लिए 48 किलो जूल पर मोल आपको एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। तो ये एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है, मतलब रेजिस्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। लेकिन सबसे कम रेजिस्टेंस कहाँ आ रहा है? हीलियम में आ रहा है। और उसके बाद कम कहाँ आ रहा है? रेडियम में आ रहा है। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस नियॉन में आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नियॉन की मिनिमम हो जाएगी। तो मैं यदि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर लिखूंगा तो लिखूंगा हीलियम ग्रेटर देन रेडॉन, ग्रेटर देन जिनॉन, ग्रेटर देन क्रिप्टॉन, ग्रेटर देन आर्गन और ग्रेटर देन नियॉन। आई होप सो बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा। और डेल्टा एच ई जी का ऑर्डर, तो ये वैल्यूज ही मैंने आपको लिख दी है, डेल्टा एच ई जी की जो वैल्यू लिखी है ना, डेल्टा एच ई जी सारा का सारा क्या होता है? इसका पॉजिटिव होता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसके बाद बेटा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, 5वां नंबर। तो आपको पता है यहाँ पे मेन फोर्सेस कौन से काम करेंगे इन गैसेस के बीच में? सारी की सारी गैसेस होती हैं और इनके बीच में कौन से फोर्स काम करेंगे? तो हमको पता है इनके बीच में एक ही फोर्स काम करेगा, वो है वैन डर वाल्स फोर्स। और वैन डर वाल्स फोर्स जो होता है वो वेट डिपेंडेंट होता है। जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्सेस आएंगे, मतलब डाउन द ग्रुप वो बढ़ता जाएगा। मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती जाएगी। सो इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। एग्जैक्ट वैल्यू याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस हमें ये देख लेना है इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, उसके बाद में मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। ठीक है बेटा। ओके बच्चों, आई सपोज दैट सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आता है एक टर्म है इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। उसकी बात करें तो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, आपको पता है इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है? एक मोल ले लो गैस को और उसको वेपर फॉर्म, यदि पहले सॉलिडिफाई करो और सॉलिडिफाई करने के बाद या लिक्विफाई करो, सॉरी, और लिक्विफाई करने के बाद में उसको आप क्या करो? वेपर में कन्वर्ट करना चालू कर दो। उसके लिए जो इंथैल्पी लगेगी पर मोल, उसको जो हीट देनी पड़ेगी आपको पर मोल, दैट विल बी कॉल्ड एज इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब जिसके फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होंगे उसको एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बेटा किसका आ जाएगा? ऑब्वियसली आरए का आ जाएगा। ठीक है ना। सो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की यदि बात की जाए तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन सबसे ज्यादा आरए का, उसके बाद जेनॉन का, उसके बाद फिर आर्गन, सॉरी, क्रिप्टॉन का, उसके बाद आर्गन का, उसके बाद में नियॉन का, और उसके बाद में हीलियम का। और यही ऑर्डर था मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का भी। ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा आपका आईपी वगैरह सब कुछ खत्म हो गया। अब इसके बाद आता है सॉल्युबिलिटी इन दी, एक तो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन करके भी एक टॉपिक आता है, सॉरी, और एक आता है ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। तो जिसके लिक्विफिकेशन, जिसके वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा होंगे उसको लिक्विफाई करना भी आसान होगा। तो ऑब्वियसली आरए ग्रेटर देन जिनॉन, ग्रेटर देन क्रिप्टॉन, ग्रेटर देन आर्गन, ग्रेटर देन नियॉन, ग्रेटर देन हीलियम। ये हो गया ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। और उसके बाद आता है सॉल्युबिलिटी, इसके बाद आता है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। करेक्ट है बेटा। अब सोचो, यदि मान लो मेरे पास में यहाँ पानी है, तो कौन से टाइप का इंटरेक्शन होगा वाटर के बीच में और नोबल गैस के बीच में? तो देखा जाए तो डी बाई फोर्स होगा इनके बीच में, डी बाई फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इनके बीच में होगा। आपको पता है डी बाई फोर्स में क्या होता है? डी बाई फोर्स मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था, जिसमें मैंने बोला था कि एक के पास परमानेंट डाइपोल होगा और दूसरे के पास में इंड्यूस्ड डाइपोल होगा। तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड, इसके ऊपर परमानेंट डाइपोल है, ये पॉजिटिव हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा किसका? नोबल गैस का अपनी तरफ। तो ये मान लो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये उसका नोबल गैस का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये न्यूक्लियस हो गया। ये पॉजिटिव चार्ज अपनी ओर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को विड्रॉ करेगा। करेक्ट इतनी बात। जितना ज्यादा वो विड्रॉ करेगा उतना ज्यादा इंटरेक्शन होगा, और जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। इंटरेक्शन ही तो सॉल्युबिलिटी है, मोर द इंटरेक्शन मोर द सॉल्युबिलिटी। सिंपल सी बात है। करेक्ट है कि नहीं? तो बेटा इंटरेक्शन कहां पर ज्यादा होगा? जब नोबल गैस का आकार बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके न्यूक्लियस से दूर होगी, तो उसकी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ आसानी से फिर पोलराइज हो सकती है, तो इंटरेक्शन स्ट्रांग हो सकता है। यदि मान लो इसका साइज ही छोटा होता, तो साइज छोटा होने के कारण इसके न्यूक्लियस का कंट्रोल इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे ज्यादा होता, और ये इसकी ओर पोलराइज नहीं होता। पोलराइज नहीं होता तो इनका इंटरेक्शन कम हो जाता, इंटरेक्शन कम होता तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती? कम हो जाती। तो सॉल्युबिलिटी का यदि ऑर्डर देखा जाए बच्चों, तो xenon is more soluble in water
then krypton, then argon, then neon, and then helium. So now this is a very important point that you should know about the solubility of noble gases. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? Take the screenshot. ओके बेटा, तो ये हो गया एक हद तक, मतलब आपको मैंने ये टॉपिक एक हद तक पढ़ा दिया है। अब अपन चलते हैं आगे की और प्रॉपर्टीज पर। अब एक टॉपिक आता है जिसको भी बोलते हैं हम क्लेथरेट कंपाउंड। ये भी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है कुछ, लेकिन है इंपॉर्टेंट, मतलब क्योंकि कुछ चीजें होती है जो एनसीईआरटी में नहीं देते हैं, लेकिन होती बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी भी टपक सकती है ना। सो लेट अस सी व्हाट आर क्लेथरेट कंपाउंड्स, क्लेथरेट कंपाउंड्स, ठीक है ना बेटा। अभी जो क्लेथरेट कंपाउंड होते हैं ये क्या होते हैं? दे आर आल्सो नोन एज केज कंपाउंड और इंक्लूजन कंपाउंड्स। दे आर आल्सो कॉल्ड एज केज कंपाउंड्स, केज मतलब पिंजरा, और इंक्लूजन कंपाउंड्स, ठीक है ना। दे आर कॉल्ड एज केज कंपाउंड और इंक्लूजन कंपाउंड्स, ये होते हैं क्लेथरेट कंपाउंड्स, ठीक है बेटा। अब इनमें क्या होता है, इन क्लेथरेट कंपाउंड्स में कुछ जो स्ट्रक्चर बन जाता है, कुछ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन जाता है, उसके बीच में गैप्स होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर के कुछ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बीच में छोटे छोटे गैप बच जाते हैं, उन गैप्स में आकर के नोबल गैसेस अपने आप को ट्रैप कर लेती है, ठीक है ना। तो क्लेथरेट कंपाउंड के बारे में यदि हम बात करें तो बोलेंगे कि द गैसेस गेट्स ट्रैप्ड within within the cavities formed within some compounds, ठीक है बेटा। जो कुछ कंपाउंड जो होते हैं या इन क्लेथरेट एटम एंड मॉलिक्यूल ऑफ अप्रोक्सीमेट साइज ट्रैप्ड इन द cavity of crystal lattice structure of some of the compounds. In crystal lattice structure of some of the कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्स के क्रिस्टल लेटाइस स्ट्रक्चर में, जैसे कि हम उसके एग्जांपल्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन ले लें। सो वी हैव 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, करेक्ट है। जब हम प्रेशर लगाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर फ्रेम करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसके कारण एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर फ्रेम होता है। उस स्ट्रक्चर में बीच बीच में गैप्स होते हैं। इसके अलावा जो है हम आइस का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आइस अंडर हाई प्रेशर। तो इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण आपको पता है स्ट्रक्चर जो बनेगा, उस स्ट्रक्चर के बीच में जो क्रिस्टल लेटाइस स्ट्रक्चर बनेगा या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनेगा, उसके बीच में गैप्स हो सकते हैं। उन गैप्स में आके नोबल गैसेस अपने आप को फंसा लेती है, वहां आकर के ट्रैप हो जाती है। अब वो जो कैविटीज बनती हैं, इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो भी क्रिस्टल लेटाइस स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें कैविटी बन जाएगी। उस कैविटी के अंदर जो है, उस कैविटी के अंदर जो है वो नोबल गैसेस आ जाती हैं। तो उस कैविटी के अंदर क्या हुई, नोबल गैसेस आके ट्रैप हो गई, और ये पूरा क्रिस्टल लेटाइस स्ट्रक्चर इसके चारों तरफ किसने बनाया है, इन कंपाउंड्स, जैसे आइस ने बना लिया, या पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,4 पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, या इसको क्विनॉल बोलते हैं, इसने जो है क्या किया, एक क्रिस्टल लेटाइस कंपाउंड बनाया, उसके बीच में गैप्स थे, और जो गैप्स थे उस गैप्स में आकर के नोबल गैसेस फंस गई, ठीक। अब यहाँ पर प्रेजेंट है नोबल गैस, ये होस्ट है, ये होस्ट है, नहीं ये गेस्ट है, और ये पूरा होस्ट है, ये इधर आके रह रहा है तो ये गेस्ट हो गया, और ये होस्ट क्या हो गया, जो क्लेथरेट कंपाउंड, मतलब जो ये वाला स्ट्रक्चर है, क्या नाम है, पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन का स्ट्रक्चर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा होस्ट, और नोबल गैस जो अंदर ट्रैप है वो क्या हो जाएगा, गेस्ट, ठीक। अब ये क्या होता है, जब ये नोबल गैसेस यहाँ पे ट्रैप हो जाती हैं, तो वेंडरवाल फोर्सेस के कारण वो इन कंपाउंड्स के साथ में बॉन्ड कर जाती है, और अच्छा खासा मजबूत स्ट्रक्चर बनता है, आसानी से निकलती नहीं है, जब तक कि आप बहुत गर्म नहीं करोगे या फिर कोई रेलेवेंट सॉल्वेंट की मदद से स्ट्रक्चर को तोड़ नहीं दोगे, तब तक जो है ये गैसेस वहां पे ट्रैप्ड रहती हैं।
और लेकिन ये गैसेस केमिकली रिएक्ट नहीं करती हैं। आपको पता है नोबल गैसेस रिएक्ट तो करती नहीं, तो ये गैस रिएक्ट नहीं करेगी, लेकिन भाई वैन डर वाल्स फोर्सेस वो यहाँ पर ट्रैप रहेगी। तो इसका यूज क्या हुआ? इसका यूज ये हो गया कि भाई ये नोबल गैस का एक सोर्स हो गया। आपको पता होगा जो ग्लेशियर्स होते हैं दे आर सोर्सेज ऑफ द नोबल गैस, क्योंकि वहां पर ये नोबल गैसेस ट्रैप्ड रहती है इन फॉर्म ऑफ क्लैथरेट कंपाउंड। आई सपोज दैट आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बहुत ज्यादा डिटेल्स की सच आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि क्लैथरेट कंपाउंड होते क्या है। तो क्लैथरेट कंपाउंड को केज कंपाउंड क्यों बोला, इंक्लूजन कंपाउंड क्यों बोला, ये बात समझ में आ गई। These structures due to a hydrogen bonding, जरूरी नहीं हर जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, लेकिन इन दो में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है ना। दिस इज क्यूनॉल, दिस इज क्यूनॉल और 1,4 पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,4 पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, करेक्ट है बेटा। और वो क्या है? आइस। They form a crystal lattice structure. They form crystal lattice structures in which noble gases get stripped. There they gets bonded by van der Waals forces. वैन डर वाल फोर्सेस। अब आप ये बात तो समझ रहे हो बेटा, नॉन स्टोशियोमेट्रिक होगा, जरूरी थोड़ी ना कोई स्टोशियोमेट्रिक को फॉलो करे, क्योंकि कहीं किसी गैप में भरेगा, किसी गैप में नहीं भरेगा। इंटरस्टिशियल कंपाउंड टाइप का हो गया ये एक तरीके से, ठीक है ना बेटा। तो दे विल बी नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स, ठीक है बेटा। इनको बस इतना डिटेल काफी है, बहुत ज्यादा डिटेल एज सच हमें आवश्यकता नहीं है क्लैथरेट कंपाउंड की, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा पूछा तो डेफिनेशन पार्ट पूछेगा, क्लैथरेट कंपाउंड होता क्या है, ये आपको बस पता होना चाहिए। डिटेल्स की कोई कमी नहीं होती है, ज्यादा पढ़ने से वैसे भी एग्जाम में कोई एज सच हमें बेनिफिट तो मिल नहीं रहा है। पेपर एनसीईआरटी के ही आसपास पूरा का पूरा आ रहा है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ओके चलो, इसके आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम पढ़ते हैं दैट इज केमिकल रिएक्टिविटी। मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल रिएक्टिविटी देखते हैं। तो एक बात तो तय थी शुरुआती रूप में, तो यही बात पता थी कि ये सब रिएक्ट नहीं करते हैं, ये सब रिएक्ट नहीं करते हैं, ऐसा ही पता था। फिर एक दिन क्या हुआ, एक थे बार्टलेट एंड लोहमैन, नाम याद नहीं रखना है, ये सिर्फ एक फील बनी रहे इसके लिए हम नाम लिख देते हैं। उन्होंने PTF6, थोड़ा कनेक्टिविटी अच्छी दिखाई देती है, प्लस O2 की रिएक्शन कराई। उन्होंने क्या किया? PTF6 और O2 की रिएक्शन कराई एंड ही सॉ दैट अ कंपाउंड वाज फॉर्म्ड एंड दैट वाज O2 PTF6। जहां पर O2 पे पॉजिटिव चार्ज था तो ऑब्वियसली इस कॉम्प्लेक्स पे हो जाता नेगेटिव चार्ज, करेक्ट बेटा। तो उन्होंने रिएक्शन कराई, उन्होंने देखा कि ये वाली रिएक्शन हो गई। तो उनके दिमाग में एक बात आई कि जो O2 का IP होता है, he saw that IP of O2 and xenon was almost same। अब O2 का IP यदि किसी के दिमाग पे आ रहा हो कि O2 का IP कैसे होता है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपने पढ़ी हुई है, तो वहां आपने देखा होगा गोला 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 गोला, और ये छोटे गोले और ये सीधे गोले, इधर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। दिस इज pi star 2px एंड दिस इज pi star 2py। इधर से हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, वो O2 का IP कहलाएगा। ऑक्सीजन का IP नहीं, O2 मॉलिक्यूल का IP है, ठीक है ना बेटा। O2 मॉलिक्यूल के IP की बात चल रही है। तो उसकी जो वैल्यू होती है, O2 के IP की वैल्यू जो होती है, ये 1165 किलो जूल पर मोल होती है। अगेन वैल्यू याद नहीं रखती है, सिर्फ आपको फील आ जाए इसके लिए ये वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो देखो
दोनों की वैल्यूज क्या है, लगभग सेम है, लगभग सेम है। तो उन्होंने कहा यार यदि इस केस में यदि रिएक्शन जो है वो इनकी हो गई है, O2 और PtF6 की हो गई है, तो रिएक्शन जिनॉन और PtF6 की भी होनी चाहिए। और उन्होंने कंपाउंड बना पाए, ऑब्टेन कर पाए थे जिनॉन PtF6, गंजा पॉजिटिव गंजा नेगेटिव। तो इसके बाद में सीरीज ऑफ रिएक्शंस चालू हुई और उन्होंने देखा क्या जिनॉन फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, और इसके बाद चेक करने की कोशिश की गई, मोर एक्सपेरिमेंट किए गए, उन्होंने पाया यस जिनॉन रिएक्ट्स विद द फ्लोरीन टू फॉर्म XeF2, XeF4 एंड XeF6 अंडर डिफरेंट कंडीशंस एंड रेशोस। ठीक है, तो पहली बात कहां से इसकी केमिकल रिएक्टिविटी की शुरुआत होती है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये सब एग्जाम में आ भी चुका है, एक बार ये भी एग्जाम में आ चुका है, जबकि उन्होंने O2 का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे पूछ लिया था इस कंपाउंड में। तो इस तरीके से जो है अलग अलग क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकते हैं, इस एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है ये, इसको आपको नोट कर लेना चाहिए। ठीक है बेटा, तो यहां से ये बात समझ में आई कि केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो हो सकती है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद यदि हम बात करें तो उन्होंने अंडर डिफरेंट कंडीशंस रिएक्शंस कराने की कोशिश की और रिएक्शंस करा के अलग अलग कंपाउंड बना दिए। मैं 3 लिख देता हूं यहाँ पर, या फिर इस पेज के बाद लिखोगे, चलो लिख देते हैं। प्रिपरेशन ऑफ जिनॉन फ्लोराइड, है ना, प्रिपरेशन ऑफ जिनॉन फ्लोराइड, लिखने में कोई बुराई नहीं है। जिनॉन रिएक्टिंग विथ F2, जिनॉन रिएक्टिंग विथ F2, ये सब 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शंस कराई गई थी, 2:1 रेशो, 2:1 रेशो, and xenon reacting with F2, again that was I suppose 1:5 ratio, and xenon reacting with F2, that is 1:20 ratio, all at 400 degree centigrade टेम्परेचर। सारी रिएक्शंस 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही कराई गई हैं। यहाँ पर मिला जिनॉन डाइफ्लोराइड, यहाँ मिला टेट्राफ्लोराइड और यहाँ पर मिला जिनॉन हेक्साफ्लोराइड। बेटा इनके रेशोस का कोई एज सच सिग्निफिकेंस नहीं है, हमें ऐसे ही उनको याद कर लेना चाहिए, कोई इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क एज सच करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बेटा, तो जिनॉन F2 के साथ 2:1 रेशो में, फिर रेशो पलट गए 1:5 1:20 हो गया, सभी में टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड का है। तो जिनॉन ने 3 कंपाउंड बना दिए थे, XeF2, XeF4 और XeF6। आई सपोज दैट सब लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में मैं आपको इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। रेशोज भी इंपॉर्टेंट है, 2:1, 1:5 एंड 1:20 के रेशो में एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद में जो चीज हमें पढ़नी चाहिए वो है प्रॉपर्टीज, मतलब अब इन्हीं की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं थोड़ी, XeF2, XeF6, XeF4 की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। ज्यादा रिएक्टिविटी एज सच है नहीं इस नोबल गैसेस में, तो हम थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ लेते हैं। ठीक है बेटा, अब चलो, तो यदि बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ जिनॉन फ्लोराइड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ जिनॉन फ्लोराइड्स। ठीक है बेटा, इनकी प्रॉपर्टीज की यदि हम बात करें तो दे आर व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ज्यादा ये सब बातें तो आती नहीं है एग्जाम में। यदि मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे तो लॉजिकल है कि XeF6 का ज्यादा होना चाहिए, फिर XeF4 का ज्यादा होना चाहिए, फिर XeF2 का ज्यादा होना चाहिए। कोवलेंट बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड जनरली वैन डर वाल्स फोर्सेस द्वारा बंधे होते हैं और वैन डर वाल्स फोर्स मॉलिक्यूलर वेट डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है बेटा, अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं, ये छोटा सा एक फिजिकल प्रॉपर्टी का पार्ट था, कोई रिलेवेंट नहीं है सच। रिएक्शन विथ डाई हाइड्रोजन, सोचो रिएक्शन विथ डाई हाइड्रोजन, वेरी लॉजिकल, विथ डाई हाइड्रोजन रिएक्शन देख रहे हैं जिनॉन फ्लोराइड्स की, XeF2। आप खुद ही सोचो, जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता है, नोबल है, और फ्लोरीन जो है वो नोबल नहीं है ऑफ कोर्स, मतलब, लेकिन क्या इन दोनों की रिएक्शन ज्यादा अच्छी हो सकती है या फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाए तो ज्यादा अच्छा हो सकता है?
कोई भी बच्चा बता सकता है इस बात को कि भाई ये और ये दोनों, इसको इंटरेस्ट नहीं है ज्यादा रिएक्शन करने में, इसका आईपी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है और इसने इससे इलेक्ट्रॉन लिया है, तो ये तो बहुत अच्छी बात नहीं हुई। मतलब यदि इन दोनों की रिएक्शन हो जाए तो ज्यादा तगड़ी रिएक्शन होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, ज्यादा मजबूत कंपाउंड जनरेट होगा, तो क्यों ना ऐसा करें कि Xc बना दे और प्लस 2HF बना देते हैं। करेक्ट है बेटा? तो यदि देखा जाए तो एंट्रोपी के हिसाब से भी देखें तो भी सही दिखाई दे रहा है। ये सॉलिड था, ये H2 गैस था, तो इधर ये 3 गैसेस क्रिएट हो गई आपके पास में, तो एंट्रोपी भी बढ़ गई आपकी और मजबूत कंपाउंड भी बन गया, तो ऑब्वियसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को चले जाना चाहिए। अब यदि देखें तो XeF4, यदि आप लॉजिक लगाओगे बेटा तो आपको बात समझ में आ गई होगी। XeF6, यदि आप लॉजिक लगाओगे तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्या कंपाउंड बनने वाला है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, 2H2 इधर आ जाएगा, 3H इधर आ जाएगा और ये Xe दे देगा और यहाँ पर दे देगा 4HF और इधर Xe आ जाएगा और इधर आ जाएगा 6HF। लॉजिकली सबको बात समझ में आ गई होगी। हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, इस रिएक्शन को फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको वाटर के साथ रिएक्शन बताता हूँ। वाटर के साथ रिएक्शन एनसीईआरटी में दी हुई है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ज़ीनॉन फ्लोराइड उसको कहते हैं। तो चलो बेटा वो वाली रिएक्शन ले लेते हैं हम, वाटर के साथ रिएक्शन, है ना। तो वाटर के साथ, सो लेट अस टेक ऑन रिएक्शन विथ पानी, दैट इज वाटर। सो वाटर के साथ जब ज़ीनॉन फ्लोराइड रिएक्ट करेगा, आप कुछ सोचो ये क्या है, HOH है। जब रिएक्शन होगी तो इसका लोन पेयर इधर अटैक कर सकता है, अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या हो सकता है, 2HF बाहर निकल जाएगा यदि अटैक हुआ तो। देखो ये ज़ीनॉन है, ये O आया, ये H हुआ, ये F हुआ, ये F हुआ, इसके गंजे पे पॉजिटिव, इसके गंजे पे नेगेटिव आ जाएगा यदि हम ऐसे ही रिएक्शन को देख ले तो ये तो पॉजिटिव चार्ज नहीं होल्ड करेगा, तो ये क्या करेगा, H से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर यूं छुड़ा लेगा और ज़ीनॉन पे नेगेटिव चार्ज होल्ड नहीं होगा तो फ्लोराइड को बाहर निकाल देगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ पर हम एक तरीके से XCOF बना रहे हैं यदि दिखाई दे रहा हो, और HF बाहर निकल गया, और ये क्या रिएक्शन यहाँ स्टॉप हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं हो जाएगी, फिर से रिएक्शन करा दो। बल्कि ये OH H2O का अटैक हुआ था ना, हाँ H2O का अटैक हुआ था, तो यहाँ पर फिर OH बचा होगा बेटा, कुछ यूं OH बच गया, ठीक है ना। तो अब यदि OH इधर यूं बच गया है तो अगेन इसका लोन पेयर इधर से इधर अटैक कर सकता है और फ्लोरीन को बाहर कर सकता है, और यहाँ क्या हो जाएगा, XCO बन जाएगा प्लस HF बन जाएगा, बट XCO स्टेबलाइज नहीं हो सकता। यदि आप देखो तो XCO में बॉन्ड कैसा बनेगा, यू बनेगा। अब Xe जो है वो किस ग्रुप का मेंबर आ रहा है, Xe6 पीरियड मेंबर है सपोज, सो देयर विल बी अ ओवरलैपिंग, जो p ऑर्बिटल जो इधर ओवरलैप कर रहा है इसके 2p ऑर्बिटल से, इनके साइज में तो बेटा जमीन आसमान का अंतर है, मतलब बहुत बड़ा अंतर, तो पाई बॉन्ड स्टेबलाइज ही नहीं हो सकता, तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कचरा होगी। देयरफॉर XCO भी टूट जाएगा काय में, Xc प्लस हाफ O2 में। एक बात याद रखो, जब आप पाई बॉन्ड फॉर्म करोगे तो दो एटम जिनके बीच पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, दो ऑर्बिटल जो ओवरलैप कर रहे हैं, उनके साइज तो एक दूसरे को करस्पॉन्ड करने चाहिए ना, साइज में तो सिमिलरिटी होनी चाहिए। यदि साइज में सिमिलरिटी नहीं है, ऐसे कैसे पाई बॉन्ड बनाओगे। ये शी 6'3", I am 3'6", तो हमारे बीच बॉन्ड थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी ना गले में हाथ डाल के हम घूम सकते हैं, प्रॉब्लम आ जाएगी ना बेटा, ये इतना लंबू ये इतना छोटू, तो बॉन्ड नहीं बन सकता। क्या बात क्लियर है? तो इसलिए XCO टूट जाएगा, Xe प्लस हाफ O2 में वो स्टेबलाइज नहीं हो सकता था XCO। आई सपोज दैट आपको फील आ गई होगी, है ना बेटा। हाँ, यदि मैं किसी तरीके से Xe का साइज गिरा देता, Xe के ऑर्बिटल्स का साइज गिरा देता, तो फिर Xe के साथ में O का पाई बॉन्ड स्टेबलाइज हो सकता था। पर साइज कैसे गिराऊं, उसके लिए मुझे पॉजिटिव चार्ज लाना पड़ेगा Xe पे, तो Xe ऑर्बिटल्स का साइज जो है वो गिरना चालू हो जाएगा, मोर द पॉजिटिव चार्ज लेसर द साइज। तो चलो नेक्स्ट वाले में देखते हैं। नेक्स्ट वाला आया XeF4 आ गया, और अब इधर जल की रिएक्शन करा देते हैं। जब यहाँ पर जल की रिएक्शन कराएंगे तो ऑब्वियसली, अब सोचो यहाँ 2 ले लेते हैं, 4HF बाहर निकाल दें, अब लॉजिक से ही समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैकेनिज्म भी बना सकते थे, लेकिन कौन बनाए, फालतू में, मतलब कोई ऐसा रेलेवेंस नहीं है। एक बार बता दिया आपको कि क्यों इस तरह से हो रहा है, डी ऑर्बिटल एम्प्टी था इसलिए अटैक कर दिया, एसिड का काम किया, लुईस बेस का काम किया, ब्ला ब्ला ब्ला, रिएक्शन हो गई। लेकिन चीजों को कॉम्प्लिकेट क्यों करना, जब साफ साफ दिखाई दे रहा है H जो है F के साथ बॉन्ड करेगा, इधर 4F है तो 4H इधर ले आओ। जब दुनिया सिंपल हो तो उसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना। तो 4HF बाहर निकल जाएंगे और क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पर XeO2 बन जाएगा। पर अभी भी मैं आपको बताऊं XeO2 तो स्टेबल नहीं है, तो ये XeO2 क्या करेगा, एक और XeO2 के साथ रिएक्ट कर जाएगा। और होता क्या है, मेरी बात को ध्यान से समझना, एक XeO2 एक और XeO2,
ये अपना ऑक्सीजन एक इधर और एक ऑक्सीजन इधर ट्रांसफर कर देगा। मतलब इसने क्या किया, एक ऑक्सीजन इसको दे दिया, एक ऑक्सीजन इसको दे दिया। फाइनली क्या करेगा, XCO3 2 मोल बन गए, ये 2 XCO3 बन गए और ये क्या बन गया, जिनॉन। और इसके लिए मुझे टोटल XCO3 कितने चाहिए थे बेटा, 3 XCO3 चाहिए थे टोटल। मतलब बैलेंस करने के लिए मैं इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं यदि इधर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, तो ये 3 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। और फाइनली मेरे पास में प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, इधर हो जाएगा 3HCF4 प्लस कितना 6HOH, 6HOH आपस में XCO2 3 मोल XCO2 कट जाएगा एंड दिस विल जनरेट 12 मोल HF प्लस 2 मोल XCO3 प्लस XC। अब आप रिएक्शन देखोगे तो रिएक्शन बैलेंस्ड है। आई होप सो सबको बात समझ में आ गई होगी। सिंपल है, कोई इसमें मतलब बड़ा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ज्यादा सरल था। देखो कुल मिलाकर के बात इतनी है, ये बात याद करने की XCO2 भी स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, XCO3 स्टेबलाइज हो रहा है। इसका मतलब नेक्स्ट चीज आप समझ जाओगे कि XCF6 का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनेगा। लेकिन उससे पहले ये क्या है, XCO2 भी स्टेबलाइज नहीं हो रहा है। तो XCO2 जो 3 मोल तुमने बनाए हैं वो उस एक वो इधर ट्रांसफर, एक वो इधर ट्रांसफर, XCO3 बन गया और ये XC बन गया। आई होप सो सब बच्चों को बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है ना बेटा, बात समझ में आ रही है ना। ना XCO स्टेबल था ना XCO2 स्टेबल था, लेकिन XCO3 स्टेबल था। तो XCO2 आपस में घोलमोल करके दो XCO2 को एक XCO2 दो XCO3 में कन्वर्ट कर देंगे, एक एक O दे करके। एक XCO2 अपना ऑक्सीजन एक XCO2 को दे देगा और एक और XCO2 को दे देगा। फाइनली दो XCO3 बन जाएंगे और ये XC बन जाएगा और ये तीनों की स्टेबिलिटी है। क्लियर बेटा इतनी बात। अब आया लास्ट वाला हाइड्रोलिसिस। अभी तक दो हो गए, एक हो गया XCF2 वाला, एक हो गया XCF4 वाला। अब आता है बच्चों XCF6 वाला। अब जब यहाँ पर पानी रिएक्ट करेगा, अब भाई इतना कॉमन सेंस लगा लो, ये 6 है तो इधर 6 आएगा, तो इसको कितना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। तो 6HF हो गया और यहाँ पर हो गया XCO3। आपको पता है XCO3 स्टेबल होता है, बस खेला खत्म। तो इस तरीके से आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड एंड हेक्साफ्लोराइड तीनों कंप्लीट हो गए। और तीनों ही एग्जाम में आने के चांसेस गोल्डन है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आई होप सो सबको बात समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको आगे की रिएक्शंस पढ़ाता हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। डन, चलो। अब यदि आगे देखें अपन तो इसके बाद में आता है, ये था रिएक्शन विद द वाटर। अब एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट यूज कर रहे हैं अपन एक्सी के कंपाउंड्स को एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। तुमको लग रही है ये बात कि एक्सी फ्लोरीन के साथ जो बॉन्ड बना रहा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं है, ये बात तो तय है बेटा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं है। अब यदि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं है, इसका मतलब यदि कोई भी आया तो उसको ये फ्लोरीन अपना चिपका सकता है, या फ्लोरीन इससे छूट करके उसके पास चला जाएगा, बट नेचुरल सी बात है, ठीक है ना। तो चलो कुछ रिएक्शंस करने की कोशिश करते हैं। मैं मिड में बना लेता हूं, मैं मिड में बना लेता हूं XCF2, है ना। और यहाँ पर मैंने बना लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर मैं बेंजीन टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, ठीक है ना बेटा। इधर मैं NO बना देता हूँ। यू नो दैट NO कैसा दिखता है, समथिंग लाइक दिस। इसके बाद NO2 से भी रिएक्शन वैसे करा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है सच। NO2 से भी करा सकते हैं रिएक्शन, सो लेट अस ट्राई दैट विद NO2। SO3 के साथ भी करा सकता हूँ मैं इसकी रिएक्शन। लेट्स ट्राई दैट विद SO3। और ये रिएक्शन इसके साथ भी हो गई, ये भी हो गई, NO हो गया, NO, ठीक है चलो, ये रिएक्शंस काफी है। तुम्हें लग रहा है ये अपना फ्लोरीन यहाँ ट्रांसफर कर सकता है। और बच्चों यदि तुम्हें लग रहा है ये अपना फ्लोरीन यहाँ ट्रांसफर कर सकता है, तो ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में ब्रेक होगा, ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में ब्रेक होगा, और एक फ्लोरीन इधर चिपक जाएगा, एक इधर चिपक जाएगा। तुम बात को समझ गए होगे। CH2 CH2 F F
प्लस जिनॉन बन जाएगा, क्योंकि जिनॉन तो साधु था, उसको तो रिएक्शन में पहले ही इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन हाई टेम्परेचर पे फ्लोरीन मार के रिएक्शन करवा दी गई थी। लेकिन अब उसके पास में बेटर ऑप्शन है, फ्लोरीन के पास में वो कोई और अच्छा चूज कर सकता है, तो इसको चूज कर लेगा। आप खुद ही सोचो यार, जिनॉन और फ्लोरीन के बीच अच्छा बॉन्ड बनेगा कि कार्बन और फ्लोरीन के बीच अच्छा बॉन्ड बनेगा? बट ऑब्वियस सी बात है, कार्बन और फ्लोरीन के बीच अच्छा बॉन्ड बनेगा, रिएक्शन हो जाए। अब इधर से जब F निकलेगा बेटा, तो ये एक होमोलिटिक फिजन टाइप का होगा। मतलब जैसे मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं तो आपको दिखाने में आसानी हो जाएगी। इसको मैं इस डायरेक्शन में तोड़ दूंगा, इसको इस डायरेक्शन में तोड़ दूंगा। ये फ्लोरीन जो है वो इधर जाके रिएक्ट कर जाएगा और एक बचा हुआ फ्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। फ्लोरीन के लिए दोनों ही ऑप्शन अच्छे हैं, हाइड्रोजन भी अच्छा है, कार्बन भी अच्छा है। रादर देन हैविंग Xc, तो यू विल हैव Xc प्लस फ्लोरोबेंजीन प्लस HF। करेक्ट है बेटा? NO, आप देखो यहाँ पर क्या है, एक रेडिकल है ये और इसमें रिएक्टिविटी है, तो ये एक फ्लोरीन को रिसीव कर सकता है। तो इसके यदि 2 मोल ले लिए जाएं तो आपको पता है ये 2NOF बना देगा, ज़ेनॉन अलग हो जाएगा। NO2 भी बेटा रेडिकल होता है, इसके पास भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये भी NO2F बना देगा 2 मोल और ज़ेनॉन अलग हो जाएगा। SO3 को देखा जाए, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। SO3 को जब तुम देखोगे तो क्या होता है बेटा, जब यहां से आएगा XeF2, तो F के लिए स्थान बनेगा कैसे? ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में ब्रेक करेगा और ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में ब्रेक करेगा। यदि ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ब्रेक किया तो एक वैलेंसी कम हो गई, फ्लोरीन आके यहाँ पे जुड़ सकता है बेटा। तो स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? कुछ ऐसा, ऐसा O रेडिकल और F इधर जुड़ गया, O रेडिकल और F इधर जुड़ गया। यदि ऐसे दो स्ट्रक्चर आ जाए, मतलब कोई लिमिट तो है नहीं, मतलब ऐसे तो हजारों करोड़ों मॉलिक्यूल पड़े रहते हैं रिएक्टिविटी के दौरान, यदि ऐसे दो आपस में मिल गए तो क्या बन जाएगा बेटा? S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये F हो गया, O O S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और F। ये याद रखो नहीं रखो फर्क नहीं पड़ता, ये लॉजिकल है इसलिए देख लेना चाहिए। आई होप सो कि मैं आपको अपनी बात समझा पाया हूं और आप सबको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना बेटा? क्या किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है ना? समझ में आ गया ना इतना जो भी समझाया? ये लॉजिकल है बिल्कुल, ये भी लॉजिकल है लेकिन थोड़ा सा कठिन है। उतना कठिन आएगा नहीं एग्जाम में, आप ये मत समझो। आप एक बार इसको देख लो, अच्छा रहेगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि ज़ीनॉन फ्लोराइड की रिएक्टिविटी कैसे होती है। ठीक है बेटा? तो क्या इसने फ्लोरिनेटिंग एजेंट के रूप में काम किया XeF2 ने? अब यदि आपको आइडिया लग गया कि XeF2 ने यहाँ फ्लोरिनेटिंग एजेंट के रूप में काम किया, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये भी आइडिया लग गया होगा कि XeF4 और XeF6 भी ऐसे ही फ्लोरिनेशन करवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, है ना? तो चलो इस टॉपिक को अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ये चार्ट से पढ़ने में ये रहता है कि आप चार्ट को एक बार देख लो, अच्छे से घूर लो चार्ट को, और आपको सारी रिएक्शन समझ में आने लग जाती हैं, है ना बेटा? जैसे अब देखो, मैंने XeF4 बीच में रख दिया, ठीक है ना? अब मैं कुछ इधर लिख देता हूँ, फिर आप ही लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सोच पाओ। और मैंने क्या किया, यहाँ पर रख दिया SF4, एक कंपाउंड रख दिया, ठीक है ना? तब तक आप विचार करो, सोचो क्या बन सकता है। इधर मैंने प्लेटिनम रख दिया और यहाँ पर उठा करके मैंने फिर से CH2 डबल बॉन्ड CH2 रख दिया, यहाँ पर उठा करके मैंने बेंजीन रख दिया और फिर उसके बाद में मैं BCl3 यहाँ पर रख देता हूँ। और मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ही मुझे कुछ कुछ आंसर्स देने लग जाओगे, और ये कोई रॉकेट साइंस, कोई बड़ी बात इनमें नहीं है, बस इतनी रिएक्शन दी है बुक में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सोच XeF4 SF4 है, क्या ये फर्दर और फ्लोरिनेशन इसका हो सकता है? आपको पता है ना सल्फर हाईएस्ट फ्लोरिनेशन कितना हो सकता है? ऑफ कोर्स SF6 हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि अपने 4 देगा और ये 2 लेगा, मतलब ये 2 मोल ले ले तो 2 मोल बन जाएगा। प्लेटिनम, प्लेटिनम भी तो रिएक्ट कर सकता है फ्लोरीन के साथ में, तो रिएक्टिविटी आगे बढ़ के XePtF4 बन जाएगा। करेक्ट है? ये सोचो, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था, ये इधर ये इधर, एक फ्लोरीन रिसीव करेगा, मतलब इसका 2 मोल ले ले, तो ये बना देगा 2 मोल CH2F CH2F। अब सोच, ये भी तो इधर वही होगा, ये होमोलिटिक फिजन होगा, ऐसे ऐसे एक फ्लोरीन इधर जुड़ेगा, एक उधर जुड़ेगा, ये टोटल 4 है, तो इसका मतलब ये 2 मोल ले ले, 2 मोल ले लिया तो टाम टूम ये आ गया फ्लोरीन 2 मोल, ये हो जाएगा 2HF, खेला खत्म बाबू। BCl3, फ्लोरीन आएगा तो Cl को उड़ा देगा कि नहीं उड़ा देगा? Cl तो जिनॉन के साथ रिएक्ट करता नहीं है, फ्लोरीन ही रिएक्ट करता है, तो इसका मतलब फ्लोरीन आके इसको उड़ा देगा, मतलब क्लोरीन फ्री हो जाएगा। क्लोरीन क्या होगा? फ्री हो जाएगा, तो बस इधर बन जाएगा BF3 बन जाएगा,
क्लोरीन बाहर निकल जाएगा और जिनॉन बाहर निकल जाएगा, हो गई रिएक्शन HCF4 की। कोई दिक्कत आई? सरल ही तो था बेटा, एकदम लॉजिकल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम सरल सरल सिंपल सिंपल लिटिल स्टार है, ठीक है ना। चलो आप इसका फटती से स्क्रीनशॉट ले लो। इनफैक्ट HCF6 की भी रिएक्शन बतानी है लेकिन जगह नहीं है मेरे पास, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर HCF6 की 2 रिएक्शंस बता देता हूँ जल्दी से। हम चाहते हैं कि हम थोड़ा ना लॉजिकली चले, मतलब ऐसा रटे नहीं चीजों को, लॉजिक से चीजों को समझें। अब समझो आगे, यदि मानो बेटा मेरे पास में इसके बाद में आता है HCF6, है ना। अब HCF6 की रिएक्शन अलग अलग चीजों से करवाना चाह रहे हैं। मान लो इसकी रिएक्शन अमोनिया से करवाना चाह रहे हैं, मान लो रिएक्शन अमोनिया से करवाना चाह रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है अमोनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसको HCF6 के किस पार्ट में इंटरेस्ट होगा? फ्लोरीन में। किसको? हाइड्रोजन को। मतलब 6HF बाहर गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझे बात को। 6HF बाहर गया, जिनॉन अलग हो गया, ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा HF है और अमोनिया है, तो क्या आपको ये बात समझ में आती है कि HF और अमोनिया आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ में रिएक्शन कर सकते हैं? तो इसका मतलब HF तो मिट जाएगा, तो इसकी जगह क्या बन जाएगा? अमोनियम फ्लोराइड बन जाएगा। आई होप सो बात क्लियर होगी। सबसे पहले अपन ने HF बनाया, HF यदि अमोनिया एक्सेस में होगा तो HF अमोनिया के साथ रिएक्ट करके अमोनियम फ्लोराइड बना सकता है, जिनॉन फ्री हो जाएगा। फ्लोरीन तो जिनॉन को तुरंत छोड़ देगा, बस कोई आ जाए ऐसा जिसके साथ में उसको रिएक्शन करने में इंटरेस्ट हो। क्या बात क्लियर सब लोगों को? तो ये एक और रिएक्शन हो गई बेटा, है ना। ऐसे ही आप सोचो, यदि मान लो आप HCl के साथ रिएक्शन करा दो, आप सोचो ये फ्लोरीन क्या इसको रिप्लेस नहीं कर देगा? 6 का 6 फ्लोरीन उसको छोड़ देगा। ये आ गया बेटा, 6HF बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 6HF बन जाएगा। क्या बचा हुआ क्लोरीन जिनॉन में इंटरेस्ट दिखाएगा? बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा। तो 3Cl2 बन जाएगा प्लस जिनॉन बन जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार। ठीक, मान लो तुमने यूं लिया और यूं लिया, रिएक्शन करा दिया, तुम समझ गए होगे 6 फ्लोरीन आने वाला है, ये इधर टूटेगा ये इधर टूटेगा, मतलब 3 मोल मिल जाएगा। तो 3 मोल CH2 CH2F और F। आई होप सो आप सब बातें समझ गए हो। ये भी रिएक्शन आप आराम से करवा सकते हो, आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। बैलेंस करने के लिए आपके पास दुनिया पड़ी है, आप आराम से बैलेंस कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो ऐसे ऐसा कैसा हो गया? ये हो गया एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट। अब अपन आते हैं अगली बात पे, और उसमें आता है और किसकी तरह एक्ट कर सकता है। क्या ये देखा जाए तो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक्चुअली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक दो रिएक्शन में मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ, है ना, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यदि अभी अभी आपने देखा हो तो एक रिएक्शन हुई थी जिसमें HCF6 था और वो HCl के साथ रिएक्ट कर रहा था। Cl-1 में था बेटा, उसने 6HF बना दिया था, याद करो। जिनॉन बन गया था और साथ में Cl2 गैस बाहर निकल गई थी। तो क्लोराइड का क्या हुआ था? क्लोराइड का क्या हुआ था? क्लोराइड क्लोरीन में चला गया था। समझ गया आप मेरी बात को? तो ऑब्वियसली वहां पर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो गया। इसके बाद में HCF2 प्लस KI, वो रिएक्शन भी हो सकती है ना। यदि मैं KI की रिएक्शन HCF2 के साथ करा दूं, क्या लॉजिकल नहीं है? फ्लोरीन आयोडीन को रिप्लेस करके KF बना देगा, तो ये 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2KF प्लस HC, और जो यहाँ पर आयोडाइड था वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा? I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार है। HCF4 है मान लो तुम्हारे पास, और Hg के साथ रिएक्शन करा दो, क्या बनेगा? खुद ही सोचो क्या बनेगा। मैं नहीं सोच रहा हूँ, आप ही लोगों को सोचना है क्या बनेगा। सोचो बेटा, क्या तुम्हें लगता है ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? बिल्कुल ट्रांसफर हो जाएगा। HgF2 बना देगा 2 मोल, प्लस क्या बन जाएगा? जिनॉन बन जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार। ठीक बेटा। इसके बाद आता है एक टॉपिक जो है फॉर्मेशन ऑफ एडिशन कंपाउंड। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको बताता हूँ फॉर्मेशन ऑफ एडिशनल कंपाउंड। एडिशनल कंपाउंड कौन कौन से बनते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एडिशनल कंपाउंड्स, फॉर्मेशन ऑफ एडिशनल कंपाउंड्स, है ना। वही बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, फालतू की बातें नहीं बता रहा हूँ जिससे कि ओवर फैक्चुअल ना हो जाए और ऐसा ना हो कि एग्जाम के लिए चीजें जो है थोड़ी सी इररिलेवेंट हो जाए, है ना। इसलिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको कम ही बताऊं चीजें, उतनी ही बताऊं जितना कि इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। जैसे HCF2 है,
अब एनसीईआरटी ने कहीं कहीं क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को ही बेटा छोड़ दिया है, तो वो चीजें अपन नहीं छोड़ सकते कि अपन हर एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो छोड़ दें, वो गलत हो जाता है। जैसे SbF5 है, अब तुम सोचो क्या ये अपना फ्लोरीन यहाँ ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि Sb है, Sb का कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम कितना हो सकता है, 6 तक हो सकता है। थर्ड पीरियड ऑनवर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या 6 से ज्यादा हो सकता है ना। ये इधर चला जाएगा, मतलब थर्ड पीरियड में 6 ही रहेगा, फोर्थ पीरियड में भी 6 रहेगा, उसके बाद में एक्सीड कर सकता है। सो ये फ्लोरीन इधर ट्रांसफर हो जाए तो क्या ये ऐसा बन सकता है बेटा, HCF, इसके गंजे पे पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे और ये बन जाएगा SbF6 नेगेटिव। अब ये एडिशनल कंपाउंड हो गया बेटा, ठीक है ना। इस तरीके से हम एडिशनल कंपाउंड बना सकते हैंगे, है ना। एक दो इंपॉर्टेंट और अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने इधर ले लेते HCF4 ले लेते मान लो, है ना, और इधर SbF5 ले लेते, आपको भविष्य पता है क्या बनने वाला है, HCF3 बन जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये SbF6 बन जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और सेम रिएक्शन हम किसके साथ करा सकते थे, सेम रिएक्शन हम करा सकते थे HCF6 के साथ भी करा सकते थे। इसमें बेटा पढ़ाने को बहुत सारा है, लेकिन वो इररिलेवेंट है हमारे लिए जहां तक हमारे एग्जाम का सवाल है, ठीक है ना बच्चों। तो इसलिए मैं इररिलेवेंट बातें जनरली आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। एडिशनल कंपाउंड में इतनी बात आपको पता है बहुत है, यही चीज आप HCF6 के साथ भी कर सकते हो, उधर से भी उठा के फ्लोरीन को ट्रांसफर कर दो, क्या बड़ी बात है कि नहीं बेटा। और कभी कभी ये रिसीव भी करता है, सिर्फ यही नहीं है कि ये फ्लोरीन को दूसरे को दे ही रहा है, यदि बहुत ज्यादा मतलब जैसे कि 1A के एलिमेंट के साथ में आ जाए तो फिर एक्सेप्टर का काम भी कर सकता है, जैसे कि HCF6 है। अब तो सोच, इधर जिनॉन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत बढ़ जाएगा ये HCF6 के कारण, और यहाँ पर तुम KF ले आए, तो अब इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के कारण ये फ्लोराइड इधर से इधर ट्रांसफर हो सकता है, और K जो है वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज ग्रहण कर लेगा, वो तो पहले भी उसके पास था, और ये बना देगा HCF7 नेगेटिव। सो हियर इट इज वर्किंग लाइक अ एक्सेप्टर, और इन यहाँ पर कैसा काम कर रहा था, डोनर के रूप में काम कर रहा था, और यहाँ पे कैसा काम कर रहा है, एक्सेप्टर के रूप में काम कर रहा है। आई होप सो मेरी बात तुम लोगों को पल्ले पड़ गई होगी। HCF6 प्लस एक और एग्जाम्पल लिख देते हैं, HCF6 प्लस KF, इसी प्रकार HCF6 प्लस CSF लिख सकते हैं। आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे बन जाएगा CS HCF7 नेगेटिव। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में हम चलते हैं काय पे। इतनी कहानी के बाद अब एक लास्ट चीज मैं आपको पढ़ाऊं इस चैप्टर की, और वो है स्ट्रक्चर्स। वो केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन मैं जल्दी जल्दी से आपको बता देता हूँ कौन कौन से स्ट्रक्चर है, उनका शेप कैसा है और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जल्दी जल्दी बता दूंगा। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो। डन, टेकिंग द स्क्रीनशॉट। ओके बेटा, अब सुनो कुछ कंपाउंड जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा इधर। HCF2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, शेप कैसा होता है। Xc के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा, 2। तो कैसा बन जाएगा, Xc 2F से बॉन्ड हो गया, और 3 क्या बचे, लोन पेयर। तो ये 3 + 2 बराबर 5 आ गया स्टेरिक नंबर, मतलब sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। और जब भी होता है sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, मैंने आपसे बोला था स्ट्रक्चर कैसा बनाना है, यू बनाना है और यू बनाना है। लोन पेयर सदा कहाँ लगाना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाएगा लोन पेयर, इधर क्या आ जाएगा, फ्लोरीन, इधर क्या आ जाएगा, फ्लोरीन। सो इट इज लीनियर स्ट्रक्चर, डाइपोल मूवमेंट 0, डाइपोल मूवमेंट 0, हेंस नॉन पोलर, हेंस नॉन पोलर, लीनियर स्ट्रक्चर, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। जल्दी से कर ले बेटा, एंड सिमेट्रिकल एज वेल, सिमेट्रिकल भी है, ठीक है। दिस इज HCF2। इसके बाद हम आते हैं HCF4 पे। HCF4 कैसा दिखता है, जिनॉन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 4 फ्लोरीन के साथ 4 चले जाएंगे बॉन्डिंग में, 1 2 3 4, 2 बचे लोन पे, तो 2 + 4 बराबर 6, स्टेरिक नंबर 6, मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और जब भी होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन सदा
ऐसे ही आपको स्ट्रक्चर बना लेना है। लोन पेयर कहाँ रखना है? सो कॉल्ड एक्सियल पोजीशन। एक्चुअली एक्सियल इक्वेटोरियल होती नहीं है स्क्वायर प्लेन इसको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, लेकिन ठीक है, तो अपन इधर रख देते हैं जिससे अपन को आसानी से दिखाई देता है स्ट्रक्चर, और कोई कारण नहीं है, रखो कहीं भी, बात बराबर है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में हर पोजीशन बराबर होती है, ठीक है। तो बस ये क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा, और इसका शेप जो है वो स्क्वायर प्लेनर है। और यदि किसी ने ज्योमेट्री पूछी तो इसकी ज्योमेट्री जो होगी, पिछले वाले स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री जो थी वो ट्राइगोनल प्लेनर बाई पिरामिडल थी, इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल हो जाएगी, ठीक है बेटा, ये इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बता ही दिया है। सिमेट्रिकल है, डायपोल मोमेंट 0 है, सिमेट्रिकल है, डायपोल मोमेंट 0 है, डायपोल मोमेंट बराबर 0 है, सो म्यू बराबर 0 आ जाएगा, करेक्ट बेटा। इसके बाद में आता है XCF6, वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको पता ही होना चाहिए 100%। सो let us take on XCF6. So here we have XCF6. XCF6 की बात करें तो ये XCF6 में 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 8, जिसमें बॉन्डिंग में कितने गए, 6, तो एक लोन पेयर बचा, मतलब 1 + 6 बराबर 7 बराबर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। इसका जो शेप होता है ये बहुत ज्यादा याद रखना है, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, बहुत ज्यादा गलती करते हैं इसमें। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है, इधर कहीं पर लोन पेयर होता है, शेप इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, शेप इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है बेटा। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का शेप जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। एक्चुअली यहाँ देखा जाए तो बुक्स लिखती हैं कि म्यू की वैल्यू भी 0 होती है, हालांकि कुछ लोग इसको अनसिमेट्रिकल बोल देते हैं बिकॉज ऑफ डिस्टॉर्टेड शेप, लेकिन बुक लिखती है डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि लोन पेयर अपनी पोजीशन को बहुत तेजी के साथ फ्लिप करता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो नेट डायपोल मोमेंट 0 ही आता है, ठीक है। ये क्या हुआ बेटा, ये हुआ XCF6 का स्ट्रक्चर। आई सपोज दैट ये भी सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। फिर ऐसे ही मान लो XCO4 का स्ट्रक्चर दे देते हैं कई बार, है ना। तो अब Xc के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, ऑब्वियसली 2 बॉन्ड बनाता है, तो एक ऑक्सीजन 2 बनाएगा तो 4 ऑक्सीजन कितने बनाएंगे, 2 2 2 2, बस सारे बॉन्ड हो गए, कोई लोन पेयर नहीं है। तो ये स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा इसका, 4, क्योंकि सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। 4 + 0 बराबर 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल, डायपोल मोमेंट 0, टेट्राहेड्रल, म्यू बराबर 0। क्लियर है बेटा, इतनी बात सब लोगों को, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद आता है XCO2F2, एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ, जल्दी से करो बेटा। और XCO2 एक स्ट्रक्चर है वो बता देता हूँ। नाउ लेट अस सी XCO2F2 कैसा दिखेगा। Xc के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, OOFF, फ्लोरीन एक, ऑक्सीजन 2, टोटल 6 बॉन्ड बन गया, मतलब 1 2 3 4 5 6 तो गया, एक लोन पेयर बच गया, एक लोन पेयर। अच्छा, और जो ये बॉन्ड बने इसमें से एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये तो सिग्मा सिग्मा ही है, तो 4 सिग्मा और एक लोन पेयर मतलब 5। देखो बेटा, जो बॉन्ड बनता है वो ऐसे बनता है ना, XCOOFF और एक लोन पेयर, तो 1 2 3 4 सिग्मा और एक लोन पेयर मतलब 5। 5 का मतलब स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, सदा ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। 5 का मतलब स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, सदा ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बात समझ में आ रही है। और बेंट्स रूल क्या कहता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज ऑन एक्सियल पोजीशन, तो वो इधर चला जाएगा, एक फ्लोरीन इधर और एक फ्लोरीन इधर चला जाएगा। ऑक्सीजन जो है आपके पास, सॉरी ये ज़ेनॉन है बीच में ना,
जिनॉन है तो बना रहे, क्या फर्क पड़ता है। ये जिनॉन आ गया, एक ऑक्सीजन इधर चला गया, एक ऑक्सीजन इधर चला गया, और यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर आ जाएगा। सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर, और ये सीसॉ टाइप का स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर हो जाएगा सीसॉ स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा। कुछ लोग इसको डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोल देते हैं, कहने को कुछ भी बोल दो, मतलब 4 चीजें हैं और बोल दो कैसा भी स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है, ठीक है, मतलब, लेकिन मोर प्रिसाइज इज सीसॉ शेप। आई सपोज दैट सभी बच्चों को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटा। इसी प्रकार बच्चों एक XeO3 होता है, बात आप समझ गए हुए। XeO3 में ऐसे 3 अपन बना देंगे और एक लोन पेयर बना देंगे। सोचो 3 डबल बॉन्ड, एक लोन पेयर, 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, इसका मतलब क्या हुआ, 3 + 1 = 4, और एक लोन पेयर है और 3 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब पिरामिडल शेप हो गया, पिरामिडल शेप हो गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो हो जाएगा। तो ये थी बेटा कुछ बातें जो आपको मैं बताना चाह रहा था। यूजेस आपको एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेने हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात मैं आपको बताना चाहता था इस चैप्टर में, और धन्यवाद, आप सबको बात समझ में आ गई होगी। बाय बाय।